Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, we have started chapter number 15, homeostasis जिसका नाम है, और आज जो हम इसका टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, it is about osmoregulation in animals. Alright, तो इसका स्टार्ट करते हैं एक important short question से. Alright, the topic is osmoregulation in animals. जानवरों के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट्स को बैलेंस किस तरह से किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखिएगा कि सबसे पहले नंबर पे जिस टॉपिक का हम आगाज करने जा रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके साथ ही साथ प्रीवियस सेशंस में हम देख के आए कि प्लांट्स ने अपने अपने एनवायरनमेंट के एतबार से डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. इसी तरह एनिमल्स जो हैं इनको बुनियादी तौर पे हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. All right, now these animals are isotonic to their external environment. सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यहां पे, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए. These animals are isotonic to external एनवायरमेंट. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने तीन तरह की डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी हुई हैं: हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एंड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट. तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर हमें पता है कि देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर और सोल्यूट्स. तो यहां पे भी यही बात आपने याद रखनी है कि ये वो एनिमल्स हैं जो आइसोटोनिक है अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से. तो इसका मतलब यह है कि इनको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की नैरो रेंज मेंटेन करने के लिए कोई खातिर खा तरीकाकार या स्ट्रेटजीज या मैकेनिज्म डेवलप नहीं करना पड़ेगा. ऑलराइट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. इसी चीज को अगर हम आसान लफ्जों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं these animals do not actively regulate their internal osmotic conditions. यहां पे एक और पॉइंट का इजाफा कर रहा हूं मैं आपके लिए. The internal osmolarity and osmotic pressure is kept same as in surroundings. Alright students, अब ये तीन पॉइंट्स मैंने यहां पे मेंशन कर दिए हैं. इस सारे के सारे टॉपिक की एक ही बात समझने वाली है, और वो ये कि ये वो एनिमल्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादा तगोदो नहीं कर रहे. अगर बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो रही है तो ये अपनी बॉडी के अंदर भी सोल्यूट कंसंट्रेशन को हाई कर लेंगे. अगर बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन लो हो रही है तो ये अपनी बॉडी के अंदर भी सोल्यूट कंसंट्रेशन को लो कर लेंगे. ऑलराइट, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. व्हाइल ऑन द अदर साइड वी हैव ऑस्मोरेगुलेटर्स. ऑस्मोरेगुलेटर्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी एनर्जी खर्च करके अपने इंटरनल होम्योस्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, तो हम इनको यहां पे लिख लेते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स. ऑस्मोरेगुलेटर्स स्टूडेंट्स, अब यहां पे इनको मेंटेन करना पड़ रहा है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट. तो इसका मतलब यह है, सबसे पहला पॉइंट तो यहां पे यही बनेगा कि they have different internal solute and solvent concentrations as compared to the external environment.
they maintain internal solute and solvent concentrations in narrow range, all right, और फिर active transport is involved, all right. इसको हम कहते हैं एक्टिव रेगुलेशन। एक्टिव रेगुलेशन किस मैकेनिज्म का नाम है बुनियादी तौर पे कि अगर अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बाहर उससे भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब है अब सॉल्ट्स को अंदर से उठा के बाहर फेंकना है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी किसी पार्टिकल को, किसी आयन को, किसी मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है विद इन द लिविंग सिस्टम्स, तो वहां पे एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी खर्च की जाती है और उस एटीपी की कॉस्ट पे इन मॉलिक्यूल्स को अंदर से उठा के बाहर भेज दिया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एक्टिव रेगुलेशन, ऑलराइट। तो इसी बुनियाद पे ऑस्मो रेगुलेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की एग्जांपल स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर की एग्जांपल की तरफ। यहां पे आप याद रख लीजिएगा स्पॉन्जेस, ऑलराइट, एंड स्क्विड्स। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेटर्स में आप ह्यूमंस को शामिल कर सकते हैं, ऑलराइट, एंड अदर हायर वर्टिब्रेट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां तक हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है और ये दो बुनियादी ग्रुप्स हमने बनाए अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट कि वो जानदार जो एक्टिवली रेगुलेट नहीं कर रहे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, बदलती हुई कॉन्सेंट्रेशंस के साथ अंदरूनी माहौल को भी बदल लेते हैं। लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स, इन्होंने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना होता है एक नैरो या फेयरली कांस्टेंट पॉइंट के इर्द गिर्द, उसके अराउंड, तब जाके इनका काम मुकम्मल होता है। ऑलराइट, तो ये हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स का जिक्र आ रहा है इसी टॉपिक के अंदर कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में एनिमल किस किस तरह से इस मैकेनिज्म को अपनाए हुए हैं कि वो अपनी जिंदगी के सर्वाइवल को मुमकिन बना के रख सकें। Osmoregulation in different environments. Alright students, अब यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लांट्स दुनिया के बहुत सारे हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, इसी तरह एनिमल्स भी बहुत सारे डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अब यहां पे हम स्टार्ट अगर करें क्लासिफिकेशन के एतबार से तो हमें इनवर्टिब्रेट्स भी नजर आते हैं, फिर उसके बाद लोअर वर्टिब्रेट्स भी नजर आते हैं, फिर उसके बाद हायर वर्टिब्रेट्स भी नजर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्लासिफिकेशन एंड हैबिटेट, ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है और उसके साथ ही साथ क्या क्या मैकेनिज्म्स उसने अपने ऊपर अडॉप्ट किए हुए हैं ताकि वो उस तरह के एनवायरनमेंट में ज्यादा देर सर्वाइव कर सके। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सबसे पहले नंबर पे इनवर्टिब्रेट से। इनवर्टिब्रेट्स, द एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स। ऑलराइट, इनवर्टिब्रेट्स के लिहाज से स्टूडेंट्स एक ही जुमला आपकी बुक में लिखा गया है और इसी को आपने याद रखना है। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑलराइट, यानी कि ये जिस तरह के भी एनवायरनमेंट में पाए जा रहे होंगे अपनी इंटरनल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सटर्नल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस के साथ मैच कर लेंगे, सेम रखेंगे और ज्यादा देर सर्वाइव करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल हमने यहां पे डिस्कस करनी है, दैट इज अबाउट हैग फिश। ओके, कार्टिलेजिनस फिश हैं, ईल लाइक या स्नेक लाइक नजर आते हैं और इनके अंदर भी यही खसूसियत रिपीट होगी।
they keep their internal solute concentrations isotonic to external concentrations. ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि ये भी अपने आप को बैरूनी माहौल के एतबार से सेट करके बैठे हुए, इनको भी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती फॉर देयर ऑस्मो रेगुलेशन. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो रहा है, एंड दीज आर द कार्टिलेजिनस फिश. ये सब के सब एनिमल्स हैं कहां पे मौजूद? मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि समंदर में पाए जाने वाले. ओके, अब अगर समंदर में पाए जाने वाली कार्टिलेजिनस फिश की हम बात करें तो स्टूडेंट सी का जिक्र आते ही आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए कि द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड सोल्यूट्स. तो इसके लिहाज से इनकी बॉडीज को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बिकॉज दे आर नॉट ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स. अब ये किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, इसको हम वन बाय वन देखते जाते हैं साथ साथ. सबसे पहले नंबर पे दे कीप लो solute concentration as compared to C's concentration. Okay? समंदर के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन समंदर के पानी में हमेशा ज्यादा होती है, और उसके मुकाबले में इनकी बॉडीज के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. तो यहां से एक अंडरस्टूड फिनोमेनन आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि जहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और जहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो होती है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. तो इसका मतलब है कि वहां पे पानी ज्यादा होगा. ऑलराइट, फिर इसी के साथ इसको मेंटेन करने के लिए ये मछलियां क्या कर रही हैं? दे कीप ऑन excreting salts through kidneys. All right, गुर्दों के जरिए, यानी जो पानी इनकी बॉडी के अंदर है उसमें से सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हाई करके यूरिन के साथ खारिज कर दिया जाएगा. फिर इसके साथ ही साथ दे हैव अदर एडाप्टेशंस. secrete salts थ्रू गिल्स. गिल फड़ों के जरिए नमकियात को खारिज किया जाएगा. ऑलराइट, और इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज क्लोराइड सेल्स. ऑलराइट, क्लोराइड सेल्स को इस्तेमाल करते हुए अंदर के नमक को बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा और उससे छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में यह कहा है कि दे हैव टू कीप देयर इंटरनल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस लो एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन. फिर इसके साथ एक और एडिशनल स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है, दैट इज नोन एज रेक्टल ग्लैंड. ऑलराइट, रेक्टल ग्लैंड, इसके नाम से आपको समझ आ जानी चाहिए, इट इज रिलेटेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेक्टम जिसको हम कहते हैं. अब रेक्टम के अंदर इन ग्लैंड्स का क्या काम है कि वो तमाम नमकियात जिनको एक ही वक्त में खारिज किया जाता है उनको सिक्रीशंस के फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की फॉर्म में जाते हुए फूड के साथ इजेस्ट कर दिया जाएगा. ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, इजाफी नमकियात से बॉडी को छुटकारा दिला रहे हैं. ऑलराइट, फिर उसके साथ स्टूडेंट्स एक और अहम बात, सम फिश रिटेन यूरिया in their bodies. Alright, अंदर की कंसंट्रेशन को बाहर के एनवायरनमेंट के एतबार से बैलेंस रखने के लिए ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को थोड़ी देर के लिए बॉडी में रिटेन कर लिया जाए. लेकिन यूरिया चूंकि टॉक्सिक होता है, ज्यादा देर बॉडी के अंदर रहेगा तो जहरीलापन पैदा कर सकता है, इस वजह से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अनदर लेस टॉक्सिक फॉर्म जिसका नाम है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, which is later on
converted to a less toxic form trimethyl amine oxide। फिर इसके बाद हमने ये याद रखना है कि इसके अलावा एक और एडेप्टेशन हमें नजर आ रही है कि गिल्स के थ्रू सॉल्ट्स को और अमोनिया को एक्सक्रीट कर दिया जाता है ताकि बॉडी के अंदर कम से कम नमकियात ज्यादा देर के लिए स्टे करें और इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन को, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा कम रखा जाए एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की है अभी कार्टिलेजिनस फिश की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ रहा है, दे आर बोनी फिश। अब बोनी फिश के अंदर सबसे पहले तो एक एमसीक्यू स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स। ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि वो मेरीन बोनी फिश जो समंदर में पाई जा रही हैं वो बुनियादी तौर पे उन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं कि जो दरियाओं में या नदी नालों में या जोहड़ तालाबों में मौजूद थे। फिर उनको वहां से डिसेंड होते हुए आहिस्ता आहिस्ता समंदर का रुख किया इन्होंने और फिर ये मेरीन बोनी फिश कहलाई। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह है कि बोनी फिश का ओरिजिन कहां से है? फ्रेश वाटर फिश से, और फिर उसके बाद ये समंदरों में बसेरा करके बैठे हुए हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद स्टूडेंट्स इनके अंदर जो एडेप्टेशंस आपने याद रखनी है, एक तो वही बात कि बहुत ज्यादा सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन। ऑलराइट, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके खारिज किया जाएगा ताकि पानी को कोशिश की जाए कि रिटेन कर लिया जाए और नमकियात को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से खारिज करना जरूरी है। ऑलराइट, ये हमने स्टूडेंट्स जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी हैं, दीज आर ऑल अबाउट द मेरीन फिश। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी इनवर्टिब्रेट्स, हैग फिश, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश जिनका हमने जिक्र किया है, ऑल ऑफ दीज मेंबर्स दे आर फाउंड इन मेरीन एनवायरनमेंट, यानी कि समंदरों में पाए जाने वाले जानदारों की खसूसियात को स्टडी किया है हमने। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है? द फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स जहां पे जानदार मुकम्मल तौर पे खुश्की पे ट्रांसफर हो चुके हैं। इसकी डिटेल्स नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है दैट इज ऑस्मोटिक फ्लडिंग। ओके, इसका क्या मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अबंडेंटली पानी चूंकि इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में मौजूद है तो वहां से पानी फ्लो करके अंदर आएगा और अंदर से जाते हुए बहुत सारे सोल्यूट्स को जो कि सेल को या बॉडी को जिनकी जरूरत है उनको भी जाते हुए साथ ले जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पे जिक्र करेंगे प्रोटोजोआ का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ में जो दो एग्जांपल्स आपकी बुक में ली गई हैं, द फर्स्ट वन इज अमीबा एंड द सेकंड वन इज पैरामीशियम। ऑलराइट, ये दोनों यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स हैं और इनके अंदर खसूसियत ये है चूंकि ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके इंटरनल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इनके सेलुलर लेवल पे ये एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन हमें नजर आती है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स डेवलप कर लिए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज एक्टिवली पंपिंग वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इनका क्या काम है कि पानी जितनी स्पीड के साथ या जितनी मर्जी तेजी से अंदर दाखिल हो रहा है उस पानी को फौरन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पैक करना और फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देना और पानी को एनर्जी की कॉस्ट पे बाहर निकाल देना। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे भी एक्टिव रेगुलेशन चल रही है, सो दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑलराइट, फिर इसके साथ स्टूडेंट्स मैं यहां पे इसका नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए कि दे आर ऑस्मो रेगुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल
vacuoles by pumping out excess water. All right. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज हम यहां पे देखने जा रहे हैं, we have to talk about the fish that live in fresh water. Okay. Freshwater fish. अब फ्रेश वाटर फिश का थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहां पे पता होना चाहिए कि जो मरीन वाटर में मछलियां पाई जा रही थी, उन मछलियों में तो यह खसूसियत हमें नजर आ रही थी कि बाहर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है, अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वहां पे इन्होंने पानी को बचाना था. ऑलराइट. लेकिन फ्रेश वाटर फिश के पास पानी ज्यादा कसरत से मौजूद है, अपने इर्द गिर्द अबंडेंट वाटर अवेलेबिलिटी में रहते हैं. तो इसका मतलब यह है कि इनके पास पानी बहुत ज्यादा है और इनको पानी बचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉल्ट्स को बचाने की जरूरत है. तो उसके लिए 2 पॉइंट स्टूडेंट्स मैं यहां पे मेंशन करता हूं. द फर्स्ट वन इज एक्टिवली पंप आउट वाटर थ्रू गिल्स. ऑलराइट. फिर उसके साथ dilute urine in large quantities. Alright. वहां पे समंदरी मछलियों को क्या करना पड़ता है? पानी को बचा रहे हैं और नमकियात को खारिज कर रहे हैं. यहां पे नमकियात को बचाना है और पानी को खारिज करना है, तो इस वजह से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में. फिर जो नमकियात खारिज हो रहे हैं या जाया होने का खतरा है, उनको किस तरह से कंपेंसेट किया जाता है, ये भी स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख लेते हैं. सॉल्ट लॉस इज कंपेंसेटेड बाय uptake of salts through gills or skin and by eating salty food. All right. तो इन जराए से नमकियात की कमी को पूरा कर लिया जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो रहे हैं टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि खुश्की वाला माहौल. टेरेस्ट्रियल खुश्क माहौल को हम कहेंगे. अब यहां पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है, तो उसी लिहाज से हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी खुश्की वाला माहौल. ओके. यहां पे स्टूडेंट सबसे अहम बात यह जानना जरूरी है कि वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सामना तमाम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को करना पड़ रहा है. तो इसी प्रॉब्लम को हम बोर्ड के ऊपर लिख भी लेते हैं और याद भी रखिएगा इसको साथ ही. द प्रॉब्लम इज evaporative loss of water inside the body. क्योंकि हमारी बॉडीज के अंदर वाटर की एक बड़ी परसेंटेज मौजूद है, तो सबसे ज्यादा मसला भी यही है कि कहीं वाटर एवेपोरेट ना हो जाए और हम डिहाइड्रेट ना हो जाए. तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ एडेप्टेशंस दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम जिक्र यहां पे कर रहे हैं आर्थ्रोपोड्स का. आर्थ्रोपोड्स के अंदर स्टूडेंट्स वाटर बैरियर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वाटर बैरियर in the form of waxy exoskeleton. Alright, यानी इनका जो बैरूनी ढांचा होता है, जो इनके ऊपर खौल बना हुआ है,
वो एक्सोस्केलेटन है, बैरूनी ढांचा उसको हम कह रहे हैं, और उसके ऊपर फिर वैक्स की एक लेयर है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोफोबिक बाहर से पानी को अंदर नहीं जाने देगी तो इसका मतलब ये कि अंदर से भी पानी अंडरस्टूड है कि एवेपोरेट नहीं हो सकेगा। ऑलराइट, तो इस वजह से हमने यहां पे एक टर्म यूज किया वाटर बैरियर, कि ना पानी बाहर से अंदर और ना ही अंदर से पानी एवेपोरेट होकर बाहर जा सकेगा। तो दोनों सूरतों में वाटर बैरियर के तौर पे काम कर रहा है। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ और खसूसियात हमें नजर आती हैं। कौन कौन सी खसूसियात नजर आ रही हैं? सबसे पहले नंबर पे आपके पास स्किन मौजूद है। ऑलराइट, स्किन के नीचे एक हाइपोडर्मल लेयर होती है जो कि फैट्स पे मुश्तमिल है, और फैट्स अंदर वाले पानी को एवेपोरेट होकर बाहर नहीं आने दे रहे ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। ऑलराइट, फिर इसी के साथ इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन अप कर दिया गया बाय डेड keratinized skin, alright, or skin cells। अब इसका मतलब क्या है? केराटिन आपको याद होनी चाहिए, दिस इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन योर हेयर एंड नेल्स। इसी की एक लेयर हमारी स्किन के ऊपर भी मौजूद है जो कि अगेन वाटर बैरियर का काम कर रही है, अंदर से पानी को एवेपोरेट होकर बाहर जाया नहीं होने देती। अब स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें यह नजर आ रहा है कि तमाम एनिमल्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हमें कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशंस भी नजर आती हैं, और बिहेवियरल एडेप्टेशंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, दैट इज द कैंगरू रैट। ओके, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसको याद भी रखिएगा। बिहेवियरल एडेप्टेशन, okay, and that is about kangaroo rat। okay, अब स्टूडेंट्स ये जो कैंगरू रैट्स हैं, इनको कैंगरू रैट पहले नंबर पे तो कहा क्यों जा रहा है? ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस विद द कैंगरू। ओके, हाइंड लिम्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं और जो अपराइट पोस्चर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं व्हाइल एट रेस्ट, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर कैंगरू रैट्स। अब इनकी जो मिसाल आपने याद रखनी है, that is about their behavioral adaptation, कि रहते कहां पे हैं? सहराओं में या डेजर्टिफाइड हैबिटेट्स के अंदर, तो वहां पे पानी की पहले ही किल्लत है, तो पीने का पानी इतनी ज्यादा फरावानी में दस्तयाब नहीं है। उस सूरत में ये चूहे क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठ के, जब अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ होता, तो इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। अब वहां से इनको जिन प्लांट्स के सीड्स मिलते हैं उन सीड्स को उठा के तो अपने अंडरग्राउंड बरोज में चले जाते हैं, जहां पे इन्होंने जेरे जमीन बिलें बनाई हुई हैं, सुरंगें बनाई हुई हैं। अब वहां पे जाके ये क्या करते हैं? उन सीड्स को खा लेते हैं। उन सीड्स के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मेटाबोलाइज करने से जो वाटर प्रोड्यूस होगा, उस वाटर से ये अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रिटिकल टाइप ऑफ बिहेवियरल एडेप्टेशन, कि पीने का पानी नहीं है तो मेटाबॉलिकली पानी को प्रोड्यूस कर लिया जाए और फिर उस पानी से अपना काम चला लिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपको जो यहां पे याद रखना होगा, दैट इज अबाउट एनहाइड्रोबायोसिस। ओके, एनहाइड्रोबायोसिस को अगर सिंपलेस्ट वर्ड्स में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो इसको हम कह सकते हैं इट इज द सर्वाइवल इन डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस। ओके, इसका मतलब क्या है कि वो जानदार जो इंतहाई डेजिकेटेड एनवायरनमेंट्स या कंडीशंस का सामना करें तो उनको भी अपने सर्वाइवल के लिए बाज़ औक़ात कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप करने पड़ते हैं, जिनमें वो पानी की मौजूदगी को पॉसिबल ना देखते हुए इस फेज में चले जाते हैं कि अपने इंटरनल टिश्यूज वगैरह की डेथ करवा देते हैं समटाइम्स, जिसको हम एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस वगैरह में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोग्राम्ड सेल डेथ की तरफ चले जाते हैं और सिर्फ उन हिस्सों को बचा लिया जाता है कि जो पानी के बगैर भी ज्यादा देर सरवाइव कर सकेंगे। फिर उसके बाद जब कभी भी पानी अवेलेबल होगा तो ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस मैकेनिज्म को या इस सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहीं तक आज के सेशन को खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी।
स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज अबाउट एक्सक्रीशन। और आगाज करेंगे हम एक्सक्रीशन के इंट्रोडक्शन से और उसके साथ ही स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऑलराइट, तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, द टॉपिक बिगिंस विद एक्सक्रीशन। एक और लफ्ज मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दैट इज ईजेशन। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये दो अल्फाज हमने यहां पे लिखे हैं, पहले इनका डिफरेंस समझ लीजिए। हायर एनिमल्स के अंदर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये देखा गया है कि अगर सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज किया जाए, असल में वो क्या है कि वो फूड पार्टिकल्स जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो सके या जिनको कोई भी सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है। अगर तो ये सारे का सारा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरल ओपनिंग से शुरू हो और एब ओरल ओपनिंग तक जाके खत्म हो जाए, तो इस अमल को हम कहेंगे ईजेशन। क्या कहेंगे इसको? ईजेशन। ऑलराइट, फिर उसके बाद दूसरी चीज जो हमने यहां पे लिखी है, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक आसान सा जुमला लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा। रिमूवल ऑफ wasteful metabolites or specially nitrogenous wastes। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वो तमाम इकसाम के केमिकल मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे पैदा होते हैं, उनमें से कुछ चीजों को तो रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे हैं कि जो अगर बॉडी में ज्यादा देर स्टे करें तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी या जहरीलापन पैदा हो सकता है, जिसमें यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड वगैरह शामिल हैं। तो इस वजह से इनको बॉडी से फौरी तौर पे खारिज करना बहुत जरूरी होता है। इस अमल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो अगर इसको और आसान करना चाहें तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है, एनिमल्स के अंदर तो हमें नजर आता है, बेशक वो यूनिसेलुलर हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर हैं या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हैं, दे हैव डेवलप्ड सम सर्टेन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स। तो वो तो सिंपली एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करते रहते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास अल्लाह ताला ने किडनीज दिए हुए हैं, फिर उनके साथ एसोसिएटेड एक ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है और फिर उसके बाद हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज कर देते हैं। इसी तरह दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये मैकेनिज्म हमें नजर आता है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स के पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए वो नाइट्रोजनस वेस्ट से छुटकारा हासिल कर सकें? तो इस तरह का हमारी तरह का सिस्टम तो नजर नहीं आ रहा कि एक तरफ से इनटेक किया जाए, फिर उसको मेटाबोलाइज किया जाए और फिर उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज कर दिया जाए। लेकिन उसकी बजाय पौधों ने कुछ और मैकेनिज्म्स डेवलप किए हुए हैं जिनके जरिए वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से खारिज कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट्स के अंदर वेस्ट हम किस किस तरह के मॉलिक्यूल को कंसीडर करें। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन यहां पे जिक्र करूंगा इन सब चीजों का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट excretion in plants। ऑलराइट, अब excretion in plants में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे we have ऑक्सीजन। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ऑक्सीजन किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, प्लांट्स आर ऑलवेज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहे हैं और नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन स्टोमेटा के जरिए खारिज कर दी जाती है। चूंकि खारिज की जा रही है तो इसका मतलब इट इज वेस्ट फॉर द प्लांट्स। ओके, इसको हम यहां पे लिखना चाहें तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, ऑक्सीजन is produced during the process of photosynthesis
and it is eliminated via stomata. एलिमिनेट करना, खारिज कर देना या खत्म कर देना, यानी निकाल दिया जाएगा इसको. कहां से निकाला जा रहा है? स्टोमेटा के थ्रू, वहीं से गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है. फिर इसके साथ अगली बात स्टूडेंट्स जो हमने याद रखनी है, दैट इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पौधे सिर्फ हर वक्त फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं? नो, देयर इज अनदर सिस्टम. और वो कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है? रेस्पिरेशन इनके अंदर चल रही है. तो रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या किया जाएगा? स्टोर्ड फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस किए जाएंगे. अब इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट्स इन सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द प्लांट्स एज वेल. तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड are produced during respiration. All right. Carbon dioxide is absorbed during photosynthesis. All right. Water is released, or we can say transpired through stomata. All right, students. अब यहां पे एक जनरल सी बात याद रखिएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेटरी बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा हो रही है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तो रोशनी का वक्त है यानी दिन के वक्त, तो उस वक्त तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. लेकिन अगर शाम है और अंधेरा हो चुका हुआ है तो प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी खारिज कर देते हैं. इसी वजह से ये कहा जाता है कि रात के वक्त पौधों के इर्द गिर्द या दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. फिर इसके साथ जो दूसरी चीज यहां पे मैंने लिखी है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट वाटर. वाटर के लिए भी सेम चीज, अगर तो वाटर की अवेलेबिलिटी है यानी मजीद पानी एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से, तो स्टोमेटा के जरिए लीव्स में से इसको खारिज कर दिया जाएगा. तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू इसको निकाला जा रहा है. लेकिन अगर यहां पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो गई है वाटर की, तो उस सूरत में स्टोमेटा को बंद कर लिया जाएगा और पानी को थोड़ी देर के लिए कंजर्व कर लिया जाएगा. फिर इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनिमल्स के अंदर किसी प्रोसेस के थ्रू पैदा होते हैं? तो यस, द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ड्यूरिंग विच लिपिड्स and carbohydrates are broken down, carbon dioxide and water are produced as metabolic waste products. Okay? फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम लोग खारिज कर देते हैं, हमारे लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है. इसी तरह जो वाटर है वो हमारे लंग्स को या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मॉइस्ट रखने के लिए इस्तेमाल होता है और बाहर आती हुई हवा के साथ वाटर वेपर्स खारिज हो जाते हैं. अब दूसरी तरफ एनिमल्स की ही अगर हम बात करें तो एनिमल्स में हमें ये नजर आता है वहां पे प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन की जाए या न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन की जाए, दोनों सूरतों में अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा जो बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट को भी एनिमल बॉडी से फौरी तौर पे बाहर खारिज करना बहुत जरूरी है. अगर ये ज्यादा देर के लिए बॉडी के अंदर रुकेंगे तो इसका मतलब है कि मजीद मसाइल बढ़ सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जनरल सी बातें हैं हमारी एक्सक्रीशन के लिए. और प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म्स अभी डेवलप हो रहे हैं उसमें पहला स्ट्रक्चर दैट आर वैक्यूल्स. जी स्टूडेंट्स, वैक्यूल की टर्म से तो आप लोग वाकिफ हैं. वैक्यूल इज अ लार्ज वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर विद इन द प्लांट सेल. ओके, प्लांट सेल के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर कि उसकी वजह से न्यूक्लियस को भी साइड पे पुश कर दिया जाता है. अब अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं कि वैक्यूल्स के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स और शुगर्स वगैरह को स्टोर किया जाता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर कर लिया जाए. तो इसके लिए मैं एक जुमला यहां पे लिख देता हूं. वैक्यूल्स
store water and salts or sugars, but they can be used to store nitrogenous wastes or simply metabolic wastes which are later on crystallized. All right students, तो वैक्यूल्स को ना सिर्फ काम की चीजें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनसे सेल को नुकसान हो सकता है उनको भी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में टोनोप्लास्ट के अंदर वाली साइड पे स्टोर किया जा सकता है. एंड टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट वैक्यूल. ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ रही है. दैट इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल. इट इज एक्सक्रीटोफोर. ऑलराइट, और दूसरे लफ्जों में इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये समझने वाली बात है. किस तरह से समझने वाली बात है कि आमतौर पे जब खिजा के मौसम में बहुत सारे दरख्त बड़े खूबसूरत कलर्स के पत्ते बना चुके होते हैं जो हमें देखने में बड़े जबरदस्त लग रहे होते हैं, और जब वो गिर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यही पहचान है कि दिस इज द लीफ फॉल सीजन और द ऑटम. खिजा का मौसम जो है उसकी पहचान है कि दरख्त अपने पुराने पत्ते झाड़ देते हैं, लेकिन असल में दैट इज द टाइम फॉर द प्लांट्स टू रिसाइकल देयर न्यूट्रिएंट्स. ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब हुआ कि रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स किस तरह से हो रही है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पत्ते अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने लीफ स्टाक्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं. अब लीफ स्टाक्स के अंदर स्टोर होते रहते हैं. अब यहां पे मैं ये भी बताता चलूं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो ज्यादातर इन पत्तों के कलर को चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो ये भी मैं यहां पे लिख रहा हूं. दे कुड बी हैवी मेटल्स, ऑलराइट, और ऑक्सलेट्स, और दे कैन बी टैनिन्स. ऑलराइट, जिसकी वजह से क्लोरोफिल रिडक्शन हो जाती है. ऑलराइट, चेंज इन कलर ऑफ द लीव्स, पत्तों का रंग तब्दील हो सकता है. और एट द एंड एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं और उम्मीद है आप इससे वाकिफ होंगे. दैट इज नोन एज एब्सेशन. एब्सेशन का क्या मतलब है कि पहले से ही कंट्रोल्ड या प्री डिटर्मिन्ड डेथ है या डिटैचमेंट है कुछ सेल्स की फ्रॉम द मेन एक्सेस. जो वो मेन ब्रांच थी जिसके ऊपर ये पत्ता लगा हुआ था और अपने लीफ स्टाक की मदद से जुड़ा हुआ था, वो खुद ब खुद एक एब्सेशन रिंग उसके ऊपर बनता है और वो उससे अलहदा होके वो पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं. अब जब पत्ते जमीन पे गिर रहे हैं तो इसी को तो हम लीफ फॉल कहते हैं. और साल में एक मखसूस वक्त होता है जब बहुत सारे पौधे अपने पत्ते गिराना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज द लीफ फॉल सीजन. तो वो लीफ फॉल सीजन बुनियादी तौर पे क्या कर रहा है कि वो तमाम लीव्स जिन्होंने अपने नाइट्रोजनस वेस्ट से अब छुटकारा हासिल करना है वो अपने स्टाक में शिफ्ट करते रहते हैं. आहिस्ता आहिस्ता क्लोरोफिल की मिकदार में कमी हो जाती है, इनका कलर चेंज हो जाता है और फिर ये पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं. अब जमीन पे गिरने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि पौधों को मजीद फायदा होना शुरू हो जाता है. वो किस तरह से फायदा होगा कि पहले नंबर पे तो नाइट्रोजनस वेस्ट या बाकी वेस्ट वगैरह जो है उनसे पौधों ने छुटकारा हासिल कर लिया. उसके बाद जो अगला फेज है वो क्या है? वही लीफ लिटर जो सारे के सारे पत्ते जमीन पे गिर चुके हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीकंपोज होके उसी सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे और उस मिट्टी में से फिर पौधे अपने न्यूट्रिएंट्स को रीएब्सॉर्ब करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज रीसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाला काम चल रहा होता है. आखिरी पॉइंट को मैं यहां पे लिख भी रहा हूं आपके लिए. Recycling of nutrients
take place by decomposition of leaflet. Alright students, अब जब ये लीव्स जमीन के ऊपर गिरेंगे, इनको डिकम्पोज किया जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद ये दोबारा से सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे। अब यहां से जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं या पहले से मौजूद जो नए पौधे हैं वो न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करेंगे और बाकी अपने इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को मुकम्मल कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही एक और एग्जांपल जरूर यहां पे याद रखिएगा आप लोग कि ब्लूबेल खास किस्म के जो पौधे हैं, असल में इनके फ्लावर्स की वजह से इनका ये नाम रखा गया है। इनके जो बल्ब्स हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स, यानी चूंकि ब्लूबेल्स ये उल्टे हमें नजर आते हैं इस तरह के फ्लावर्स, अब जब ये जमीन पे गिरते हैं तो इनके बल्ब्स जो हैं वो जमीन का ही हिस्सा बन जाते हैं और डिकम्पोज होके बाद में आने वाली जनरेशंस के लिए फायदेमंद हो जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वो एक खास ग्रुप है प्लांट्स का, एबनी वगैरह जिसको हम नाम दे सकते हैं जनरली, लेकिन वो एक मखसूस जीनस है। अब इस जीनस के पौधों के अंदर ये देखा गया है कि पौधे अपने स्टेम को इस्तेमाल करते हैं एज डस्टबिन, लेकिन स्टेम के किस हिस्से को, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं दो डिफरेंट पार्ट्स में। ओल्ड जाइलम, जी स्टूडेंट्स, अब ओल्ड जाइलम से क्या मुराद है कि आमतौर पे जब प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो पुराने जाइलम वेसल्स वगैरह को डस्टबिन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे या बाकी क्रिस्टलाइन वेस्ट जो हैं उनको जाइलम के अंदर डंप कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद वाला जो नया जाइलम बन रहा है उसको कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एक जुमला लिख लेते हैं यहां पे, वेस्ट प्रोडक्ट्स are dumped into old xylem vessels. Alright, फिर इसके साथ ही साथ जिन पौधों की हम बात कर रहे थे उनके स्टेम का दरमियान वाला हिस्सा हमेशा डार्क ब्राउन वुड पे मुश्तमिल होता है। ऑलराइट, तो इसी चीज को कैप्शन बना लेते हैं हम अपना याद रखने के लिए, dark brown wood in ebony. Alright students, अब यहां पे भी समझ लें कि क्या किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टेम के सेंट्रल पार्ट में डिपॉजिट करते रहते हैं ये वाले पौधे, और उसकी वजह से लकड़ी का दरमियान वाला हिस्सा डार्क ब्राउन कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। अब यहां तक तो ये हो गया इसका वेस्ट डिस्पोजल के, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर खारिज कर दिया है, यानी लीव्स ने बाकी इर्द गिर्द के सेल्स ने उठा के पुराने वाले जाइलम में भेज दिया और फिर इसी तरह स्टेम के सेंट्रल पार्ट में उसको डंप कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, अहम बात यह है कि जब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट केमिकल्स वगैरह इस स्टेम के अंदर स्टोर हो जाते हैं, इस लकड़ी को अगर बाद में ऑर्नामेंटल्स वगैरह बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इट प्रोड्यूसेस क्वालिटी वुड। अब बहुत शानदार किस्म की लकड़ी बनती है जिससे ऑर्नामेंटल्स बनाए जा सकते हैं और फर्नीचर वगैरह तैयार किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इंसेक्ट्स का भी हमला नहीं होता। फिर इसके साथ ही साथ एक और बात मैं यहां पे अगर लिख दूं तो ये भी अहम बात है कि डायरेक्टली कुछ प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को सॉइल में भेज देते हैं, आर रिलीज्ड into soil through roots. इसके लिए एक अहम मैकेनिज्म मैं साथ मेंशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज कंपटीशन। ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब है, कुछ पौधे ऐसा करते हैं कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को जड़ों के जरिए अपने इर्द गिर्द की सॉइल में खारिज कर देते हैं। अब वहां पे अगर तो कोई ऐसा पेस्ट ग्रो कर रहा है, साथ इर्द गिर्द कोई ऐसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं कि इस पौधे को यह खतरा है कि इसके न्यूट्रिएंट्स कहीं वो पेस्ट या कोई और नुकसानदेह पौधा जज़ब ना कर जाए,
तो इसके केमिकल्स की वजह से उसकी रूट्स जो हैं वो ग्रो करना बंद हो जाएंगी। जब जड़ें ग्रो ही नहीं करेंगी तो इसका मतलब है कि उस पौधे की आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल डेथ हो जाएगी। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपनी रूट्स के थ्रू ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं कि जो बाद में इंसेक्ट्स को भी खत्म करने या उनको मारने के काम आ सकते हैं। तो पौधों ने अपने नेचुरल सर्वाइवल को वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू भी पॉसिबल बनाया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।